नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं रोज की तरह इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री का मिशन मोड ऑन, तो कौन से मिशन पर इस वक्त प्रधानमंत्री हैं? आपको मालूम है कि पीछे 1.5 महीना जो भी बीता है, 2 ही महीना कह लीजिए, बीजेपी के लिए कोई बहुत सुखद तो नहीं था। प्रधानमंत्री की पार्टी कई विषयों में उलझी रही, खुद उनकी सरकार काफी दबाव में रही। अब उसके बाद लेकिन इस चैलेंज को ओन करते हुए बीजेपी के अंदर काफी कुछ चल रहा है और वो हम आज देवेंद्र से समझेंगे क्या। पहले तो बीजेपी की नई टीम आई, उस पर काफी बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री का भी उस नई टीम के साथ काफी लंबा चौड़ा इंटरेक्शन भी रहा। उसमें खास बात क्या निकली, ये देवेंद्र आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपने उस नई टीम के कई सदस्यों को अब खुलकर बोलते हुए, खास तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों पर सरकार को और बीजेपी को घेर रही है, आपने उनको बहुत वोकली बोलते हुए सुना होगा। स्मृति ईरानी को आपने सुना होगा, या और जो बहुत ऐसे नेता इस बीजेपी के पास हैं जिनकी कहीं बात का इंपैक्ट होता है। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, इनके प्रोग्राम्स जिस तरीके के हो रहे हैं, जिस तरीके से रोजाना ये इश्यूज पर अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ सोच समझकर कि माहौल को किसी तरह, जिस अंग्रेजी में कहते हैं ना, टर्न द टाइड, माहौल को एक बार फिर अपने पक्ष में करना, उसके लिए मजबूत लोगों को आगे करो एक बार, क्या ये सारी चीजें कुछ सोच समझ के हो रही हैं? पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? दबाव महसूस कर रही है पार्टी क्या इस वक्त? पहले तो यही बात हो जाए। हाँ सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि पार्टी ने इस बात को समझा है कि एक नए तरीके का चैलेंज आया है। और वो ऐसा नहीं है कि इसके पहले सरकार पे हमले नहीं होते थे, लेकिन अभी जो हमले किए जा रहे हैं वो ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि रणनीति बनाकर हमले किए जा रहे हैं सरकार के ऊपर। और ख़ासतौर पे तब जब इस पूरे कहानी को देखें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें बीजेपी को थोड़ा झटका लगा था, लेकिन सरकार बनी फिर भी, और उसके बाद बीजेपी ने अपना कोर्स करेक्शन किया और एक के बाद एक सभी राज्यों में जीत, जिस प्रकार से जीत हासिल हुई। बंगाल के विक्ट्री के बाद एकदम से ये लगने लगा कि अब तो बीजेपी फिर से एकदम अजय वाले मोड में जा रही है लंबे समय तक के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी बीजेपी विरोधी माइंडसेट होगा, जहां भी होगा, जिस रूप में भी होगा, उसने शायद एकदम से समझ लिया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, स्थिति हाथ से निकल जाएगी। और जितनी चीज़ें बीजेपी को घेरने के लिहाज से हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों का माहौल बनाकर एकदम से डिरेल करने वाला काम, कि किसी तरह से ये सरकार डिरेल हो। और उसके पीछे रणनीति सिर्फ यही आप समझ सकते हैं कि लगातार सफलता, जनता के भीतर एकदम से भरोसा हो जाना कि बीजेपी मतलब जीत, एक के बाद एक। तो उस माहौल को, उस चीज़ को तोड़ने की रणनीति समझ में आ रही है। और ये एक चैलेंज, बीजेपी इस बात को समझ रही है कि अब ये अलग अलग तरीके से फ्रंट खोलकर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी। आमतौर पर सौरभ देखें तो कम्युनिकेशन तो बीजेपी की ताकत हुआ करती है, रही है हमेशा से। बिल्कुल। लेकिन उसमें फ़र्क सौरभ ये होता है कि जब आप अपोजिशन में होते हो तब आप कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हो, जब आप सरकार में होते हो तो आप एक्शन ज़्यादा करते हो। फिजिकल एग्जांपल के तौर पे भी आप समझें, जैसे बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो बीजेपी के नेता लगभग प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सरकार पर अटैक किया जाता था। जैसे पार्टी सरकार में आई तो वो एकदम से शार्प डिक्लाइन उसमें किया गया। फिर सरकार में आप हैं तो अच्छा भी नहीं लगता कि रोज रोज जाके आप अब रोज अपोजिशन को थोड़ी बोलिएगा। तो अगर अपोजिशन की तरफ से कोई चैलेंज आए तो आप उसमें सफाई देने वाली स्थिति में रहते हैं, क्लैरिफिकेशन वाली स्थिति में रहते हैं, उसका जवाब देने वाली स्थिति में रहते हैं। लेकिन सरकार में रहते हुए आप बोलकर, कम्युनिकेट करके एजेंडा सेट नहीं करते, अपने एक्शन से एजेंडा सेट करते हैं। तो उस चीज़ को सरकार ने अब ये समझा है कि नहीं, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। अभी जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है तो ज़रूरी है कि हम उस चैलेंज को भी उसी रूप में काउंटर करें। और इसमें कंप्लिसेंसी नहीं होनी चाहिए। सरकार बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन उन कामों को जनता के भीतर, जनता के बीच उसी रूप में बताया भी जाए, इस जरूरत को बीजेपी समझ गई। काउंटर वाली बात का उदाहरण आपको दूं, मुझे कैसे लगा ये कि राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ। अब उन्होंने पुणे में एक कार्यक्रम किया था फीमेल स्टूडेंट्स के साथ, तो वहाँ उन्होंने मनुस्मृति की बात भी की कि ये तो मनुस्मृति वाले लोग हैं, महिलाओं को, लड़कियों को दबाना इनको केवल आता है, उसकी अलग आइडेंटिटी इन लोगों को स्वीकार नहीं है। आप देखिए उसका जवाब किस तरीके से दिया गया। अच्छा, बीजेपी ने पहले ये भी रियलाइज़ किया कि ये जो वंदे मातरम का एक सेल्फ गोल कांग्रेस पार्टी ने किया, इसको हमको जाने नहीं देना है। तो किसी ना किसी तरीके से एक डलडे आता है, या कोई मान लीजिए कि कोई किसी वजह से कोई और मुद्दा ज़्यादा स्पेस ले ले, तो इसको फिर अगले दिन लेकर के आते हैं।
मनुस्मृति की बात की तो आज योगी आदित्यनाथ ने मनुस्मृति का जवाब दे दिया। आपने लड़कियों बच्चों के साथ वहां प्रोग्राम किया, राहुल गांधी ने तो पुणे में ही देवेंद्र फडणवीस ने प्रोग्राम किया और वो बिल्कुल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसा उन्होंने उसको बना दिया। वो उसका पॉलिटिकल जवाब था। और बाकी जो है लड़कियों की बात कर रही थी तो उसको महिला आरक्षण से, वंदे मातरम से कि वंदे मातरम में भी दुर्गा की स्तुति है तो वंदे मातरम क्यों नहीं गाते हैं, महिला आरक्षण का साथ दे दिया, ये स्मृति ईरानी ने उठा लिया मुद्दा। तो तीन तरफ से राहुल गांधी की बात का जवाब आया तो उसका इम्पैक्ट हुआ उतना। बिल्कुल सौरभ, और अपने इश्यूज कहीं छूट ना जाएं, अपने नैरेटिव कहीं छूट ना जाएं या डिरेल ना हो जाएं या सेल्फ गोल वाली चीज़ें ना हो या आप उसको अननोटिस छोड़ दें, वो काम बीजेपी अब नहीं कर रही है और वो कर भी नहीं सकती। जिस चैलेंज की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे राहुल वाले पे आए, उसके पहले एक और बात कर लें कि आपने देखा कि जंतर मंतर पे किस प्रकार से एक प्रोटेस्ट क्रिएट किया गया सोशल मीडिया के थ्रू, और सोशल मीडिया के थ्रू जो प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी ने रियलाइज़ किया, बीजेपी ने ये समझा और सही समझा कि चाहे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के पीछे जो भी ताकत रही हो, आपके विरोधी रहे हों या लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट रहे हों, लेकिन जिन इश्यूज़ की वो बात कर रहे थे उसने इनके सपोर्टर्स के बच्चों के भीतर भी असर दिखाया है। और उस लिहाज से पार्टी ये समझ गई कि अब हमारा जो जेनजी है 13-14 साल के बाद से ही उसके साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। जैसे वो इंस्टाग्राम पे है और अगर वेस्टेड इंटरेस्ट वाले रील लगातार उसको भेजे जा रहे हैं, जो कि भेजेगा इसमें, तो उसमें उसका दिमाग तो उसी को सच मान लेगा। तो उस काम को आप ना करें, आप भी आउटरीच करें, आप भी बताएं, सही चीज़ बताएं, अपनी बात बताएं, उनकी समझने की कोशिश करें। और ये ऐसा ना, ये निश्चित तौर पे पॉलिटिकल नहीं होगा, लेकिन बाकी जो उनके इश्यूज़ हैं उनके साथ आप उनको इंगेज करें। तो पहले 18-19 साल के बाद के एज ग्रुप में बीजेपी जाती थी, अब वो 14 साल से जाने की तैयारी है। उसके लिए कमेटी भी बनाई गई है जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े जी, हर्ष संघवी, गुजरात के डिप्टी सीएम ओपी चौधरी जो कि छत्तीसगढ़ के ब्यूरोक्रेट रहे हैं, टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट हैं, और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए, मंत्री हैं अभी। तो इस तरह की एक टीम बना के पूरी एक रणनीति बनाई जा रही है। इनका काम ये नहीं होगा कि ये सब जगह जाके ये काम करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, बल्कि इनकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप पूरा प्लान बनाएं और किस सेक्शन में कैसे कौन से कार्यक्रम चलाए जाने हैं, क्या किए जाने हैं, पार्टी के नेता अलग अलग लेवल पर उस काम को करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप कहें कि सोशल मीडिया हो या कम्युनिकेशन के अलग तरीके, उसमें अपोजिशन को चैलेंज करने के लिए, अपोजिशन के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए अब सरकार और सत्ता पक्ष उस रूप में एग्रेसिव दिख रही है। राहुल गांधी की रणनीति जो है, राहुल जी की रणनीति लगातार है कि कुछ एक इश्यूज बनाकर एक इमोशन क्रिएट किया जाए। बीजेपी उस बात को समझ चुकी है, भांप चुकी है, और उसको उसी रूप में लगातार काउंटर करने की बात की जा रही है, जो कि महिलाओं का उदाहरण देके आपने बताया। अब एक तरफ वो कह रहे हैं, इस तरह की तर्क दे रहे हैं कि अगर लड़के गाली दे तो कोई बात नहीं, लड़कियां गाली दे तो क्यों दिक्कत है। तो उसका भी आपने देखा कि किस रूप में इधर से जवाब दिया जा रहा है उस बात को और किस नैरेटिव को लेकर जाया जा रहा है। अब कौन सा गार्जियन, कौन सा अभिभावक या कौन सी बड़ी बहन ये चाहिए कि उसकी छोटी बहन गाली दे। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने उसको बड़े सरल तरीके से कहा कि आप जो बात आप कह रहे हैं कि गाली किसी भी बच्चे के मुंह से निकले, लड़का हो या लड़की, किसी को क्या अच्छा लग सकता है वो। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं बच्चों को। ये कोई प्रमोशन वाली बात तो नहीं हो सकती ना, लड़के भी गाली देते हैं तो गलत है, लड़की भी दे तो वो गलत है। तो इस तरह की चीज़ों को बीजेपी अब अननोटिस नहीं छोड़ी है, लगातार उसका जवाब दिया जा रहा है। और वो एकदम से आप कह सकते हैं कि पार्टी की ये रणनीति बन गई है कि अब कम्युनिकेशन पर बिल्कुल ढिलाई की जरूरत नहीं। अगर जैसे अभी आप देखें, जो पहले हम लोग बातचीत करते रहे कि उत्तर प्रदेश का सामने चुनाव है और अपोजिशन की ताकत ही इसमें रहेगी कि इलेक्शन अगर कास्ट नैरेटिव पे चला जाए। जो चीज़ें हो रही हैं, जो बोली जा रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? यूं ही तो नहीं हो रहा है ना, अचानक आरक्षण को लेकर भी प्रोटेस्ट होने लगे, तो जाति को लेकर बात होने लगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आप डेवलपमेंट, गवर्नेंस, उस तरह के इश्यूज पे आप नहीं लेके जाना चाह रहे हो इलेक्शन को, आप लेके कहाँ जाना चाह रहे हो कि कास्ट। मनुस्मृति राहुल गांधी कह रहे हैं तो वो केवल महिला स्पेसिफिक बात वो नहीं कर रहे हैं, ये चेरी पिकिंग होती है एक धर्म ग्रंथ के अंदर। दुनिया की हर धर्म ग्रंथ के अंदर वो कब लिखे गए हैं, उनके अंदर उस काल के हिसाब से जिसने जो लिखा है उसमें आज आप बहुत सी कमियां ढूंढ के निकाल सकते हैं। और ये हर धर्म ग्रंथ के लिए, हर धर्म के ग्रंथ के लिए सब कहा जा सकता है। उन्होंने मनुस्मृति को चुना है, मनुस्मृति में भी कुछ ऐसी बातें हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो वो उसको अलग अलग उसमें उठाए। लेकिन मनुस्मृति या मनुवाद, ये तो इसका प्रयोग खास तौर पर एक अपर कास्ट एलीट को पेंट करने के लिए किया जाता है।
ये अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेफ्ट की पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है। राहुल गांधी ने वो टूल किट जो है वो इस बार यूज़ किया। अखिलेश यादव उसको खुलकर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर। जातीय जनगणना का मुद्दा भी कांग्रेस और अखिलेश यादव ने दोनों ने एक साथ उठाया, वो भी जो आप कह रहे हैं कास्ट पर ले जाने की बात है। हाँ, सरकार के लिए एक चीज़ जो हुई वो अब वो असल में बहुत बड़ा फिनोमिना नहीं दिखे, लेकिन सोशल मीडिया पर उसको काफ़ी ट्रैक्शन मिल रहा है। वो सरकार उसको कैसे उस पर काउंटर करने वाली है। ये जो आरक्षण हटाओ के नाम पर भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी हुआ, सोशल मीडिया पर वो कई लाख लोग जो हैं उस अभियान के साथ जुड़ गए हैं। ऑब्वियसली सरकार को तो ये सूट नहीं करेगा कि इस वक्त आरक्षण को लेकर के ऐसी बात हो। ऐसा नहीं कि कोई वो बीजेपी बैक्ड लोग कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो जिन्होंने वो कैंपेन चलाया है। वो ये जंतर मंतर की प्रोटेस्ट के जवाब में उन्होंने उसको चलाया है। लेकिन ये है कि नैरेटिव के लिए बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा सरकार। बिल्कुल सौरभ, और जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार हो या उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की या उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की, इस तरह की जो भी सरकार, इनके लिए सूट करता है ये कि नेशनलिज्म, हिंदुत्व, गवर्नेंस, इस तरह के इशू पे इलेक्शन जाए। अगर आप किसी और इश्यूज पे, खासतौर पे कास्ट के इशू में अगर ये पार्टी पड़ेगी तो जाहिर तौर पे अगर आप जवाब भी देंगे तो आप उसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। एंगेज करेंगे तो बात बढ़ेगी ना। हाँ। जैसे आज अगर बीजेपी के हिसाब से अगर देखें नरेंद्र मोदी के दौर में अति पिछड़ा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, ठीक। इसके अलावा अति पिछड़ा सांसदों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा विधायकों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा केंद्र में मंत्री की बात कर रहे हैं, राज्यों में मंत्री की बात कर रहे हैं, एमएलए की बात कर रहे हैं, एमएलसी की बात कर रहे हैं, संगठन में पदों की बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी की तुलना में बहुत ज़्यादा आगे है। वो तो नंबर्स में, ऐसा नहीं है कि उस कहने की बात, वो तो नंबर्स में आपको दिखेगा कि तब कितने सांसद ओबीसी के थे, अभी कितने सांसद बीजेपी के हैं, कितने एबीसी थे, कितने एससी थे, कितने एसटी थे। इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा करने के बावजूद बीजेपी एफर्ट नहीं करेगी और नहीं करना चाहेगी कि कास्ट सेंट्रिक विमर्श में वो पड़े। वो एकदम से कि हमारे समय में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमने कितने एयरपोर्ट बनाए, हमने रेलवे स्टेशन का हमने कैसे कायाकल्प किया, डिफेंस हमारे समय में कैसा रहता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो कैसे कैसे हमने मंदिर बनवाए, क्या किए, इन सारी चीज़ों पे विमर्श को लेकर जाना चाहेगी। और यहीं बीजेपी के लिए सौरभ चैलेंज ये रहेगा कि क्या इस नैरेटिव को अपने कम्युनिकेशन स्किल के मार्फत बीजेपी वहाँ पर रोक पाती है कि नहीं, डिस्कशन तो इसी पे होगा, वोटिंग इसी पे होगा, या फिर वो कास्ट पे चला जाए। अरे बीजेपी ने ये करके दिखाया है, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने किया नहीं है। अगर आप इन 12 सालों में देखें तो बीजेपी ने एक पीक देखा 2019 के अराउंड। जनरली ऑब्जर्वर्स ये मानते हैं कि बीजेपी अपने पीक पर थी उस इलेक्शन के दरमियान। तो आप कौन सा ऐसा समाज का वर्ग है जिसने बीजेपी को वोट नहीं दिया? आज मैं देख रहा था किसी ने एक अच्छी व्याख्या की हुई थी, SC ST ओबीसी अपर कास्ट, इनके हिट टकराते हैं आपस में, लेकिन तीनों ने बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट किया। अपर कास्ट वोट करता ही है, दलित समाज ने काफी वोट दिया, ओबीसी ने बहुत वोट दिया, लेकिन बीजेपी ने ये जाति बोल के कभी वोट नहीं लिया इनका। बीजेपी ने इन लोगों ने जब वोट किया, जाति के ऊपर हावी हुआ हिंदुत्व या राष्ट्रवाद या नेशनल सिक्योरिटी, वही बात जो आप कह रहे हैं। अब वो कैसे डिस्कोर्स को वहां लाना, ये एक बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी, क्योंकि हर बार आपके पास वो बिग बैंग, हाँ, वो वैसे वाले फैसले करने के लिए नहीं होते, हमेशा नहीं होते। बिल्कुल कि इतने बड़े फैसले हों कि उसी फैसले में सारे नैरेटिव चले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फंक्शनिंग और आप देखें तो जब ये गुजरात में थे तब भी सरकार के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे, और देश में प्रधानमंत्री बने तब भी, तो जब भी इनसे संगठन को ये जब कोई नसीहत देते हैं, कोई सीख देते हैं, तो शुरू से ये मंत्र इनका रहा है कि उस सेक्शन में जाओ, कास्ट पे भी जाना है तो उस जगह पर जाओ जिसको कोई नहीं पूछता। कई बार आप सुनते होंगे कि ये छोटी छोटी जातियां मिलकर एक बड़ा बुके हो गया और सबने बीजेपी के पक्ष में वोट किया। जैसे हरियाणा में मान लीजिए, हरियाणा में बीजेपी के लिहाज से सबसे आसान काम ये क्या था कि आप भी जाट वाले उस पर जाएं सामान्य समझ के तौर पर, बट ये दूसरे सेक्शन में जाते। तो काम ये करते हैं उस लिहाज से कि ऐसी जातियों के लोग जो कि लगातार पिछड़े हों, आप उनके भी जाकर रीच आउट करें, डेवलपमेंट वर्क कराएं और फिर उनको अपने पाले में खींचें। लेकिन वो बोल कर और वो नैरेटिव कास्ट वाला बनाकर, हाँ, वो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बड़ी वजह ये है कि जिस पार्टी का मूल ही ये हो कि नेशनलिज्म, हिंदुत्व, अगर जब कहा यह जा रहा हो कि बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, और ये हमेशा से रहा है, तो वहाँ पे फिर कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी कैसे अफोर्ड? नायब सिंह सैनी जी की कास्ट के कितने परसेंट लोग हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद ही देख लीजिए, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उनकी कास्ट के लोग क्या थे, कितने थे? लेकिन मुख्यमंत्री भाई जब वो प्रधानमंत्री रहे कितने 2002 से लेकर के 1 से लेकर के 14 तक, हाँ, तो 13 सालों में तो मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों की जात पता भी थी। कुछ वही क्या नरेंद्र मोदी कास्ट हाँ, क्या है। वो तो राष्ट्रीय राजनीति में जब आना शुरू हुआ, हाँ, तो वो सारी चीज़ें शुरू हुई। महाराष्ट्र के हिसाब से सोचिए
कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसमें कास्ट कहीं से कोई फैक्टर नहीं था कि उस कास्ट के आधार पर बनाया गया। आपने जो नाम ले दिया, इससे चलिए अगली बात मुझे याद आ गई कि बीजेपी की नई टीम तो बन गई, पार्लियामेंट्री बोर्ड की चर्चा चल रही है और उसमें भी स्पेसिफिकली ये चर्चा है कि क्या कुछ मुख्यमंत्री भी उसमें जगह पाएंगे। 4 नाम स्पेसिफिकली चल रहे हैं, कई जगहों में देख रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस का, योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और हेमंता बिस्वा शर्मा। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 4 नाम चल रहे हैं। लेकिन और बहुत सीरियसली अगर सौरभ अगर आप सोचें तो उसमें आपको एक नाम समझ में आएगा, देवेंद्र फडणवीस का। अच्छा। और बहुत सीरियसली इस लिहाज से कि संघ में उनकी जो बैकिंग है, अपना उनका मुख्यमंत्री के तौर पे जो परफॉर्मेंस है, संगठन के जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि उनका स्टेक कितना ज़्यादा होगा। अगर उनके पक्ष में लोग बात कर रहे होंगे तो कितने ज़्यादा होंगे। इन बाकी 3 क्या अगर आप नाम लें तो ये मूलतः बीजेपी वाले लोग नहीं हैं। एक सेंस में योगी जी भी। हाँ। और बाकी दोनों का तो हेमंत बिस्वा शर्मा और शुवेंदु अधिकारी तो दूसरे दल से आए हैं। और योगी जी भी मूलतः आप देखें तो उनका अपना जो संगठन था, तो उस रूप में बैकिंग के तौर पर देखें तो देवेंद्र फडणवीस के लिए सबसे ज़्यादा बैकिंग होगी। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है सौरभ, क्योंकि ये पार्टी की सर्वोच्च इकाई है, तो आमतौर पर एक बात कही जाती है कि क्योंकि ये बोर्ड ये तय करता है कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा, उस तरह के बड़े फैसले, तो इसमें किसी मुख्यमंत्री को शामिल किया जाना वो ठीक नहीं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री रहते हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, फिर राजनाथ जी के समय उनको बाहर किया गया, फिर वो दोबारा आए थे। लेकिन वो एक बात चलती है असल में। अभी अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के नाम अगर आप देख लें तो नड्डा जी मतलब 11 सदस्य उसमें हो सकते हैं। ठीक, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे तो उसी समय के पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो वो सारे 11। अब नितिन नवीन जी पदेन राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होंगे मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नड्डा जी, मान ली इतने सारे अगर हो गए, उसके बाद की जो सीटें हैं और उसमें बीजेपी संगठन महामंत्री जो भी होते हैं वो भी होंगे, BL संतोष जी वो होंगे जो कि सचिव होते हैं उस बोर्ड के। तो जो 5 नाम बाकी बच जाएंगे ना, तो उन 5 नाम को अगर आप लेके देखें तो वहाँ पर आपको रिसफल करना है। अब इसमें सौरभ एक चीज़ ध्यान दें कि जिन 4 मुख्यमंत्रियों का आपने नाम बताया वो चारों के चारों फॉरवर्ड कम्युनिटी के हैं। ठीक बात। ये कैसे संभव है कि चारों आ जाए उसमें, कि चारों उसमें आ जाए? उसमें एक सुधा यादव जी हैं, OBC हैं, इकबाल सिंह लालपुरा हैं, माइनॉरिटी हैं सरदार फेस के तौर पर, सत्यनारायण जटिया जी हैं, तो इस सर्बानंद सोनोवाल हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के आधार पर अगर आप सोचें कि नॉर्थ ईस्ट का एक चेहरा हो सकता है। इन सब के नाम के अलावा सौरभ एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है, शिवराज सिंह चौहान। कि अभी जैसे सर्बानंद सोनोवाल नॉर्थ ईस्ट हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में हैं, तो क्या उनकी जगह पे ये होगा? अब मुख्यमंत्री को लेंगे आप तो एक को लेंगे तो दूसरे को कैसे नहीं लेंगे? और इन फैसलों में सौरभ आधार ये नहीं होता कि ये बड़े स्टेट के हैं तो इनको ले लिया जाए, छोटे स्टेट के बड़े चेहरे हैं तो ऐसा नहीं। मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस जी को लिया जाए, फिर योगी आदित्यनाथ जी को नहीं लेने के पीछे क्या वजह, क्या तर्क आप दिया जाएगा? पार्टी जहाँ फैसला लेगी उसमें। तो ये सारी चीज़ें अभी मंथन के तौर पर बाहर आ रही हैं। अंदर खाने फैसला हो चुका है। अच्छा, वो हमें ये टॉप सोर्स से जानकारी मिली कि वो डिसीजन तो ऑलरेडी हो चुका है, अनाउंसमेंट कब किया जाना है इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन मोटे तौर पे वो खाका बना हुआ। दो टीमों की बीजेपी में थोड़ी सी चर्चा भी ज्यादा चल रही है जो, अच्छा ये उनके लिए, ये आम लोगों को बहुत ज्यादा शायद नहीं इसमें परवाह होती, लेकिन जो पॉलिटिक्स ऑब्जर्व करते हैं उनके लिहाज से तो एक तो ये सर्वोच्च इतनी बड़ी बॉडी, सर्वोच्च संस्था कहते हैं, सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी। दूसरी इनकी मीडिया टीम जो आएगी उसकी बड़ी मतलब पॉलिटिकल वॉचर्स में है कि सारी हमने कम्युनिकेशन की इतनी बात की ना। बिल्कुल सौरभ, वो कौन से चेहरे होंगे जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे? अब अभी सौरभ अगर आप देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन के मामले में चाहे सरकार के स्तर पे कम्युनिकेट किया गया हो या पार्टी के स्तर पर, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया में हो या सोशल मीडिया पे, उसमें कमज़ोरी रही है। उस कमज़ोरी का ये नतीजा रहा है कि एक माहौल बना के इतना दबाव में ले लिया गया। अब पार्टी के भीतर जो टॉप सोर्स से हमें जानकारी मिल रही है सौरभ, उसके हिसाब से बड़े हेवी वेट स्पोक्स पर्सन बनाने की रणनीति है। पिछली बार की जो सूची थी वो बहुत लंबी सूची है प्रवक्ताओं की, इस बार की वो लिस्ट छोटी होगी। दूसरा, पिछली बार जो पैनलिस्ट थे उन पैनलिस्ट के लिए कोई पार्टी की व्यवस्था नहीं थी। पार्टी के मीडिया सेक्शन के जो कन्वेनर थे वो लोगों को भेजते थे। इस बार वो सारे नाम कि कौन कौन से पैनलिस्ट होंगे उसकी भी एक सूची आएगी।
पहले भी तो उसकी वो मतलब आपकी ये पैनलिस्ट है, ये तो रिकॉर्ड पे रहता होगा पार्टी जैसे पार्टी ने अपना करके कर लिया मीडिया टीम के हिसाब से, लेकिन पार्टी के टॉप लेवल पर उन सारे नामों को तय करके एक बार में रिलीज कर दिया गया हो, ये नहीं होता। तो वो प्रवक्ताओं के लिए किया गया था। अच्छा। कि जितने सारे प्रवक्ता थे इस बार, अब जितने प्रवक्ता, जितने पैनलिस्ट आधिकारिक तौर पे पार्टी की तरफ से वही अंतर बताता हूँ आपको। पैनलिस्ट और प्रवक्ता का मतलब सिर्फ इतना है, प्रवक्ता आधिकारिक रूप वो आधिकारिक रूप से पार्टी का पक्ष रख सकता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है पार्टी के लिए कि उसको दिया जाए, कोई चार्ज दिया जाए। पैनलिस्ट जो मीडिया में, टीवी वगैरह में, डिबेट वगैरह में आकर के अपनी पार्टी की बात करे। बिल्कुल शुद्ध तौर पे फर्क यही है कि पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, वो बाइट दे दे, पार्टी का आधिकारिक पक्ष रखे। पैनलिस्ट है जो आप टीवी डिबेट में भेजते हैं कि डिबेट, क्योंकि चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, प्रवक्ताओं की संख्या आपकी छोटी होती है, तो सबको आप इंटरटेन नहीं कर सकते, तो उस लिहाज से ये पैनलिस्ट। और उसमें आइडिया ये भी रहता है कि पैनलिस्ट के तौर पे आप यंगस्टर को ग्रूम करें और फिर उनको जगह दें। अब यहाँ पे सौरभ बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिहाज से क्या होगा, और वो देखने वाली बात रहेगी कि उनमें से कितने नाम को किस रूप में शामिल किया जाता है। जैसे अभी हम लोग उन नामों को शेयर नहीं कर रहे, लेकिन कई सारे नाम अपने पास हैं जो कि हेवी वेट हैं और जिनके आने पर आपको थोड़ा सरप्राइज होगा उस समय कि अच्छा इनको भी रख दिया गया, वो बड़े नाम में हैं। तो पैनलिस्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ ऐसे यंग फेस को भी राष्ट्रीय प्रवक्ता की टीम में क्या बीजेपी नहीं रखना चाहेगी या ये अफोर्ड करेगी कि ना रखे, क्योंकि अभी के समय के ज़रूरत के हिसाब से देखें तो एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जिसको नए तरीके का व्याकरण चाहिए, नए तरीके की भाषा चाहिए, नए तरीके का अंदाज चाहिए। वो टोपी में कुर्ता धोती बंडी या कुर्ता पे बंडी पहन के वही ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब ये कोई यूनिफॉर्म थोड़ी है। हाँ, तो आप नए तरीके से आएँ और उस रूप में कम्युनिकेट करें, तो वो भी एक सेक्शन है। उस सेक्शन के लिए पार्टी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता में कितने लोगों को जगह दे पाती है, वो देखने वाली चीज़ रहेगी सौरभ। और जिसको आप जगह देंगे ट्रेडिशनल मीडिया के हिसाब से, उसका सोशल मीडिया भी रेजोनेंस होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अब आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो उन सारी चीज़ों पे मंथन तो हुआ। कुछ एक साल पहले तक बीजेपी की मीडिया टीम बहुत स्ट्रांग होती थी, बल्कि हम लोग उस वक्त ये बात करते थे कि इनको टक्कर देने वाले लोग नहीं है कांग्रेस के पास है, बाकी लोगों के पास। पीछे कुछ दिनों में ही पिछड़ गया ये। बिल्कुल सौरभ, और उसमें बहुत सारे प्रवक्ता आपको ऐसे दिख जाएंगे जिनको बारे में समझ में आएगा कि इनका होमवर्क नहीं है, ये सरकार के कामकाज भी ठीक से पढ़ के नहीं आते हैं, जिस स्कीम पे बात करने हैं उनके बारे में भी इनकी ठीक से जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उस तरह का टेम्परामेंट, उस तरह का तर्क, उस तरह का विवेक, उस तरह के शब्द, उस तरह के मुहावरे, वो उसमें मिसिंग लगता है। बीजेपी जिसके लिए जानी जाती रही है। और पिछले दिनों सौरभ, वो प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी पिछली टीम के प्रवक्ताओं की, कुछ महीने पहले की बात है, और लिटरली उस बैठक में पीएम ने जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिली, लगभग सबकी बैंड बजाई थी। अच्छा। और बहुत करारे शब्दों में बैंड बजाई थी। कुछ प्रवक्ताओं ने उनमें तारीफ करनी शुरू की सरकार की और प्रधानमंत्री की। उसी समय उधर से डोज दिया गया, तो एक बड़ा लेसन दिया गया था। और तब ये समझ में आ गया था बता रहे वहाँ बताओ जाके बता। और उन्होंने बोला भी इस बात को कि यहाँ वो बताने के लिए आपको नहीं बुलाया गया है, आप सुनिए। और एक एक करके कि कैसे आप होमवर्क नहीं करते, कैसे आपकी तैयारी नहीं होती, कैसे आप ठीक तरीके से पेश नहीं आते। जैसे पीएम बार बार इस बात को कहते हैं कि जब आप डिबेट में जाएं, बहुत संयमित, बहुत संतुलित होकर अपनी बात कहें। एग्जैक्टली, ये मैं बोलने ही वाला था। एक वक्त था जब बीजेपी बड़ा अग्रेसिवली अपनी बात को रखती थी, लेकिन हर दौर की अलग ज़रूरत होती है। इस वक्त शायद लोग थोड़ी ज़्यादा ह्यूमिलिटी चाह रहे हैं बीजेपी से, थोड़ी तर्क ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपके तर्क में वजन होना चाहिए। अब सामने वाला अगर आपके साथ अब वैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो आप भी करने लगें, ये पीएम मोदी की सोच नहीं है। उनका ये मानना होता है कि सामने वाला अगर उस लेवल पे जा रहा है, उस तरह की चीज़ें जा रहे हैं, तो उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसलिए वो कर रहा है। आप उस लेवल पे मत जाइए। अरे एक चीज़ मुझे बताइए, मैं ये एक आध लोगों से और पूछ चुका हूँ जो आप जैसे इनसाइड बातें जानते हैं। ऑफ लेट नड्डा जी को क्यों बीजेपी ने इतने क्रूशल मौक़ों पर जिम्मेदारी दी कि आप जाकर के पक्ष रखिए? राहुल गांधी वाली जब इशू होता है तो नड्डा जी को आगे आते हैं, जब ये सीजेपी वालों के साथ मीटिंग करनी थी तब भी उनको आगे रखा गया। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों में बहुत एक्सपोजर, मतलब उन एक्सपोजर, तो वो सीनियर रहता है, एक्सपोजर कहना गलत हो जाएगा, मतलब उनको अहम टास्क मिले। हाँ, मोर्चा संभालना, उनको संभालने को कहा जा रहा है सौरभ। और आपका ये आकलन बिल्कुल सही है कि लगातार उनको ही आगे करने की बात कही जा रही है, इस लिहाज से कि अभी सरकार में या संगठन में, दोनों में सौरभ, टॉप लेवल पर जब बड़ी बात कोई कहनी हो तो पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बाद अगर आप किसी चेहरे को देखें तो सारे चेहरे को नज़र घुमा लें आप, तो ऐसा चेहरा जो जिसके अंदर ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल हो, जिसका एक्सपोजर पहले से रहा हो, इंग्लिश हिंदी पे
समान कमांड हो, पार्टी को समझता हो, सरकार को समझता हो, तो उसमें आपको नड्डा जी सबसे बेहतर चेहरा नज़र आएंगे। इस लिहाज से उनको आगे किया जा रहा है। उनके अलावा आप बाकी सारे मंत्रियों पे के बारे में सोचें कि ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, तो आपको ऑब्वियसली जवाब मिल जाएगा कि नहीं, इनसे वो अंदर दिखाई दे जाता है, अंदर दिखाई देगा। वो जिस तरीके से कोई बात कहते हैं, जिस अंदाज में कहते हैं, उनको पता है कि एग्रेसिव जाना है तो कितना जाना है, क्या करना है। दूसरा, राज्यसभा में भी आप देखते हैं कि लगातार कांग्रेस को काउंटर करते रहते हैं, तो एक प्रमुख चेहरा के तौर पर हैं। अगर पीएम मोदी को नहीं बोलना है उस विषय पे, अमित शाह जी को नहीं बोलना है, तो उसके बाद जेपी नड्डा जी का नाम सामने आता है। अच्छा, आखिर में एक बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने कॉफ़ी में उस पर काफ़ी डिटेल में बात की है। क्या बीजेपी को लगता है कि अब ये कुछ और बड़े फैसले लेने के लिए सही समय है, या अभी थोड़ा रुक करके विंटर सेशन का इंतजार किया जाए? महिला आरक्षण, परिसीमन बिल लाने के लिए अब तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी काफ़ी लोग खुल के करने लगे हैं कि 34 क्यों, 29 से ही इसको लागू करना चाहिए। क्या अभी ये बीजेपी समय को ठीक मान रही है? जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो सौरभ, तो अचानक आप देख रहे होंगे कि कमेटी के चेयरमैन या सब एक्टिव हो गए, बीजेपी के नेताओं ने भी ये बोलना शुरू किया है। लेकिन वो चर्चा के लिहाज से ज़्यादा है। अंदरूनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो समझ में आता है उसमें महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन, ये सर्वोच्च प्राथमिकता समझ में आ रही है कि इस काम को बीजेपी एकदम से कराना चाहती है, और वो जब हो जाए तब, उसके लिए कोई वो डेट लेकर के नहीं उसी समय करेंगे, अभी इतना लंबा समय है, वो नहीं। वो जब हो जाएगा बीजेपी उस चीज़ को करना चाहेगी, जब उसको लगेगा कि सही माहौल है। और नंबर्स के बारे में हालांकि वो दावा कर रहे हैं, लेकिन दावा करना एक चीज़ होता है, एक्चुअल में क्या वाकई आपके पास है। अगर है तो फिर वो बहुत लंबा खींचना नहीं चाहेंगे, वो जल्द से जल्द उस काम को कराना चाहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन क्योंकि एजेंडा में है ही, लेकिन अगर आप देखें तो अगले विंटर सेशन के पहले सप्ताह के लिए उस कमेटी का भी की तारीख अभी बढ़ाई गई है। लेकिन वो उस रूप में प्राथमिकता के लिहाज से नहीं है, क्योंकि देश के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला है सौरभ, लेकिन उसमें बहुत कुछ बीजेपी को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो दोधारी तलवार जैसा है, वो कुछ भी हो सकता है उसमें। और अगले साल मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड जैसे राज्य में चुनाव हो रहा है, जहाँ तीसरी बार आप दोनों जगह पे जा रहे हैं सरकार में। सरकार की अगर जीत हो गई तो फिर क्यों नहीं आप चाहेंगे कि उसी मोमेंटम को 29 में लाकर पहले जीत जाएं और फिर कोई और एक्सपेरिमेंट। आप सोचिए ना, यूपी मान लिया अगले साल बीजेपी जीत जाती है, 2029 में 2 ही साल तो रह जाएंगे, क्या केवल 2 साल के बाद बीजेपी फिर दोबारा इलेक्शन कराएगी? यूपी में अफोर्ड ही नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं। हाँ, तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि वो चर्चा वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, और उस समय कुछ राज्यों में अगर चुनाव हो जाए, वो उस तरह की चीज़ें प्राथमिकता के तौर पर वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन वो सौरभ है अभी। और उसके लिए जब लगे कि अब ये काम पक्के तौर पर किया जा सकता है, तब तुरंत, उसके लिए कोई वेट नहीं होगा कि उस सेशन में लाया जाएगा। वो एक्चुअली कांग्रेस पार्टी ने आज एक शगुफा फिर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये जो संसद सत्र था मॉनसून का, इसको सत्रावसान नहीं किया है, प्रोरोग नहीं किया है, साइनेडाई किया है, केवल अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है। तो इंतजार में तो नहीं है कि अमित शाह की नंबर पूरे हो जाएं, बस झट से स्पीकर से कह करके सिटिंग बुला ले पार्लियामेंट की और पास कराएं। इंतजार में तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि उनको वो पास कराना है। और वो एकदम से पीएम मोदी ये चाहते हैं कि 2029 में वुमेन रिजर्वेशन के साथ ये इलेक्शन हो। ठीक है। और क्योंकि कानूनी तौर पर इन नंबर्स के साथ नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग जैसे देश में भी इस बात को नहीं समझ रहे होंगे, आसानी से कह देंगे कि यार ये तो 543 पे ही कर दीजिए ना। तो अगर वो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल नहीं है, तो हाँ, प्रैक्टिकल भी नहीं है और कानूनी तौर पर भी नहीं है। जो कानून पास किया कानून गया में है, सेंसस शर्त है, हाँ, कि इस कानून के पास होने के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके आधार पे जो डिलिमिटेशन किया जाएगा। कानून तो आप रीड्राफ्ट तो कर ही रहे हैं ना, तो कानून तो आप उसको बैकडेट से भी कर सकते हैं। तो वही कराने के लिए किया जा रहा है ना। वो जो कराने के लिए 2029 का किया जा रहा है, वही सब तो किया जा रहा है, क्योंकि इसमें तो 2034 से पहले हो नहीं सकता। और सोचिए कि जो डिलिमिटेशन को अभी रोक रहे हैं, 2011 के सेंसस पे आपको नहीं चाहिए, और 2026-27 के सेंसस पे चाहिए होगा। नहीं, उनको 2026-27 के सेंसस पे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि जिन राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान होना है, जो सबसे वोकल हैं दक्षिण के राज्य, वो तो बिल्कुल नहीं मान सकते उस कि वो नए सेंसस पे हो। उनको चाहिए मौजूदा पुराने सेंसस पे, पुराने नंबर पे, 543 पे। उसकी वजह भी आप, चलिए बात हो रही तो बता ही दीजिए। इतने नेताओं की नेतागिरी चली जाएगी अगर 543। बिल्कुल सर, उस पर चाहिए नहीं, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं जो कि हो ही ना पाए। उनको पता है कि इस कंडीशन में, अदरवाइज बीजेपी एक बार कहेगी अच्छा ठीक है ये हो रहा है, और चलिए रायबरेली महिला के लिए रिजर्व होगा। तो कोई भी, उनको पता है कांग्रेस के 100 सांसद हैं, इनमें से सोचिए कि मतलब कितनों की सीट चली जाएगी। और वो तैयार होंगे, समाजवादी पार्टी के तैयार होंगे, बीजेपी के तैयार, मतलब वो जानबूझ के कि ऐसी बात कह दो जिससे ये ना दिखे कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने इसका रास्ता हम रोक दें।
इधर इस बात को समझा जा रहा है, सत्ता पक्ष के हिसाब से अगर आप बात करें तो वो इस बात को वो लोग समझ रहे हैं और एकदम फुल कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं ना, जैसे अभी बीजेपी की चिंता दो समझ में आ रही है, सरकार के स्तर पर कि इस बिल को पास कराना है, बाकी सारी चीज़ें में अप डाउन थोड़ा बहुत चलते रहता है, वो रूटीन में चलते रहेगा। संगठन के स्तर पर कम्युनिकेशन आपका इतना बेहतरीन हो, हाँ शार्प हो कि आप इस तरह के चैलेंजेस को रोक सकें। तो ये सरप्राइज कभी भी आ सकता है, डिलिमिटेशन और महिला उसके लिए तो एकदम तैयार रहना चाहिए कि चलिए आज काफ़ी बातें हुई, बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो है उनका फोकस एरिया क्या है। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।